हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल यूनिक स्टडी पॉइंट में। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम कुछ पॉलिटी के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लेकर आए हुए हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो शुरू करते हैं। चलिए पहला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में सांप्रदायिक मतदाताओं को पेश किया? तो इसका हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा पहला। हमें ऑप्शन देखते हैं तो पहला ऑप्शन हमारा है भारतीय परिषद अधिनियम 1861, दूसरा ऑप्शन है भारतीय परिषद अधिनियम 1892, तीसरा ऑप्शन है भारतीय परिषद अधिनियम 1909, फिर चौथा ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1935। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा भारतीय परिषद अधिनियम 1909। भारतीय परिषद अधिनियम जो 1909 है, इसे हम मॉर्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं। अब ये मॉर्ले मिंटो क्या है? मॉर्ले जो है इसमें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, यानी राज्य के सचिव हैं। और मिंटो कौन है? मिंटो हमारे जो गवर्नर जनरल या वायसराय हैं। ठीक है। अब जो इसमें लिखा हुआ है भारत सरकार अधिनियम 1935, ये क्या है? इसी के अकॉर्डिंग हमारा जो संविधान है उसका लगभग 70% भाग जो है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 से ही लिया गया है। ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन उठाते हैं। दूसरे क्वेश्चन में है कि भारत कब पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया? ठीक है। तो इसमें पहला ऑप्शन है 26 जनवरी 1949, दूसरा ऑप्शन है 26 नवंबर 1951, तीसरा ऑप्शन है 26 नवंबर 1930, चौथा ऑप्शन है 26 नवंबर 1949। ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 ये कौन सी तिथि है? ये वही तिथि है जिस दिन हमारा संविधान बनके तैयार हुआ था। हमारा संविधान बनना कब शुरू हुआ था? हमारी संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और ये बनकर कब तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949। यानी हमारे संविधान को बनने में कुल कितना समय लगा? हमारे संविधान को बनने में कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे। चलिए, और हमारा संविधान जो पूर्ण रूप से कब लागू कर दिया गया? तो वो पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 से लागू कर दिया गया। ठीक है। ये है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3। भारत का 1950 का मूल संविधान में कहाँ संरक्षित है? ये हमें बताना है कि जो हम लोग का जो मूल संविधान लिखा गया था 1950 में, ठीक है, वो कहाँ पे संरक्षित रखा गया है? ऑप्शन नंबर 1 राष्ट्रपति भवन में, ऑप्शन 2 प्रधानमंत्री भवन में, ऑप्शन नंबर 3 संसद भवन में, ऑप्शन नंबर 4 भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 संसद भवन। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली शुरू की गई थी? ऑप्शन नंबर 1 1909 में, ऑप्शन नंबर 2 1919 में, ऑप्शन नंबर 3 1935 में, ऑप्शन नंबर 4 1947 में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 सन 1919। सन 1919 इसे कहते हैं भारतीय परिषद अधिनियम 1919 भी कहा जाता है। ठीक है। तो इसे हम और किस नाम से जानते हैं? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जानते हैं। इसमें जो मॉन्टेग्यू है वो राज्य के सचिव यानी सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट है और जो चेम्सफोर्ड है वो गवर्नर जनरल या वायसराय है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है? मतलब संविधान में भारत को कैसा बताया गया है? ऑप्शन नंबर 1 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का एक महासंघ, ऑप्शन नंबर 2 राज्यों का संघ, ऑप्शन नंबर 3 भारतवर्ष, ऑप्शन नंबर 4 एक संघीय राष्ट्र। ठीक है। तो हमें हमारे संविधान में कैसा बताया गया है? राज्यों का एक संघ के रूप में बताया गया है। ये जो हमारा संविधान का जो अनुच्छेद नंबर 1 है उसमें कहा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ है। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान कितने शब्दों से मिलकर बना हुआ है?
यानी जब हमारा संविधान लिखा गया था तो उसमें कुल कितने शब्द थे? ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 40,000, ऑप्शन नंबर 2 60,000, ऑप्शन नंबर 3 80,000, ऑप्शन नंबर 4 1,17,369। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 1,17,369। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, स्वतंत्र भारत में पहले वित्त मंत्री कौन थे? ऑप्शन नंबर 1 आर के षणमुगम चेट्टी, ऑप्शन नंबर 2 लियाकत अली खान, ऑप्शन नंबर 3 जॉन मथाई, ऑप्शन नंबर 4 सत्यनारायण सिन्हा। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 आर के षणमुगम चेट्टी। ठीक है, और आपको जानकारी के लिए बता दिया जाए कि इसमें जो ऑप्शन नंबर 3 लिखा हुआ जॉन मथाई, ये स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री हुआ करते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, भारत में कानूनी संप्रभुता किसके साथ किसमें निहित है? ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति में, दूसरा न्यायपालिका में, तीसरा मंत्रिमंडल में, चौथा संविधान में। तो कहाँ निहित है? जो हमारी कानूनी संप्रभुता है वो भारत के संविधान में निहित है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में हम किस प्रकार के लोकतंत्र का पालन करते हैं? क्वेश्चन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 है प्रत्यक्ष, ऑप्शन नंबर 2 है राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर 3 है प्रतिनिधि, ऑप्शन नंबर 4 तानाशाही। तो भारत में किस प्रकार की लोकतंत्र चलता है? यहाँ पे प्रतिनिधि लोकतंत्र पाया जाता है। ठीक है, प्रतिनिधि लोकतंत्र का क्या मतलब होता है? जहां हम जो हमारा जो मुख्य पद होते हैं उन्हें हम सीधे ना चुन करके अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से उनका चुनाव किया जाता है। जैसे कि प्रधानमंत्री का जो चुनाव होता है वो हम सीधे नहीं चुनते, हम सांसदों को चुनते हैं, सांसदों में से ही किसी एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद दिया जाता है। ठीक है, लेकिन कुछ देश ऐसे भी हैं जहां पे प्रत्यक्ष रूप से प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को जनता द्वारा ही चुना जाता है। ठीक है, तो इसे तो भारत में किस प्रकार की लोकतंत्र है? यहाँ पे प्रतिनिधि लोकतंत्र पाया जाता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 10, संप्रभु संसद की अवधारणा की उत्पत्ति किसके द्वारा की गई? ऑप्शन नंबर 1 इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर 2 भारत, ऑप्शन नंबर 3 फ्रांस, ऑप्शन नंबर 4 जापान। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 इंग्लैंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में फेडरल शब्द का प्रयोग कहाँ किया गया है? ऑप्शन नंबर हमारा 1 है प्रस्तावना में, ऑप्शन नंबर 2 भाग 3 में, ऑप्शन नंबर 4 368 में, ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 368 में, ऑप्शन नंबर 4 संविधान में कहीं नहीं किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 संविधान में कहीं नहीं। हमारे संविधान में किसी भी जगह पे फेडरल शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है, जो अनुच्छेद हमारा 368 है इसमें क्या है? अनुच्छेद 368 में जो हम संविधान संशोधन करते हैं ना, उसमें संविधान संशोधन 368 के अकॉर्डिंग ही किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, भारत की संविधान सभा का गठन का आधार क्या है? ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संकल्प, दूसरा ऑप्शन है कैबिनेट मिशन योजना 1946, ऑप्शन नंबर 3 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ऑप्शन 4 भारत के प्रभुत्व के प्रांतीय या राज्य विधानमंडलों के संकल्प। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा भारत की कैबिनेट मिशन योजना 1946। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आधिकारिक दस्तावेज से भारत से संबंधित नहीं है? पहला सफेद कागज, ऑप्शन नंबर 2 हरा कागज, ऑप्शन नंबर 3 पीली पुस्तक, ऑप्शन नंबर 4 नीली किताब। ठीक है, तो इसमें क्या आंसर सही होगा? इसका आंसर सही होगा सफेद कागज। ठीक है, और फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में बजट प्रणाली को किस वायसराय के दौरान पेश किया गया था? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है कैनिंग, दूसरा है डलहौजी, तीसरा ऑप्शन है रिपन, चौथा ऑप्शन है एल्गिन। ठीक है, तो किस वायसराय के शासनकाल में आया था बजट प्रणाली को पेश किया गया था? तो ये इसका सही आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग के समय में। ठीक है, इसका समय में लॉर्ड कैनिंग।
जो हमारे संविधान है उसमें कहीं भी बजट शब्द नहीं लिखा गया, उसमें बजट की जगह एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट शब्द लिखा गया है। ठीक है, वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक है, और ये किस अनुच्छेद में लिखा गया है? इसको अनुच्छेद नंबर 112 में लिखा गया है। संविधान के भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करने का क्या मतलब है? ऑप्शन नंबर 1, धार्मिक पूजा की अनुमति नहीं है। ऑप्शन नंबर 2, राज्य के द्वारा धर्मों का संरक्षण किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3, राज्य धर्मों को नागरिक के निजी मामलों के रूप में मान्यता है और इस आधार पर भेदभाव नहीं करती है। ऑप्शन नंबर 4, इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, राज्य धर्मों को नागरिक के निजी मामलों के रूप मामले मानती है और इस आधार पर कोई भेदभाव नहीं करती है। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष राज्य का मतलब ये होता है कि राज्य का कोई धर्म नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। भारत एक गणतंत्र है क्योंकि यह एक लोकतांत्रिक देश है, यह संसदीय लोकतांत्रिक है, राज्य का प्रमुख एक निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है, ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, राज्य का जो प्रमुख है वो एक निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है। गणतंत्र क्या होता है? गणतंत्र में क्या होता है, इसमें कभी भी जैसे कि पहले हमारे देश में पैतृक सिस्टम चलता था कि पहले पिता फिर उसका पुत्र ही शासन करते थे, लेकिन गणतंत्र में ऐसा नहीं है। इसमें कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति का चुनाव लड़ सकता है और स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति सरकार की मूल विशेषता है? ऑप्शन नंबर 1 है कठोर संविधान, ऑप्शन नंबर 2 एकल कार्यकारी, ऑप्शन नंबर 3 विधानमंडल की सर्वोच्चता, ऑप्शन नंबर 4 राज्य की अवशिष्ट शक्ति। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 एकल कार्यकारी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य की संसदीय स्वरूप की सबसे आवश्यक विशेषता कौन सी है? ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 संसद की संप्रभुता, ऑप्शन नंबर 2 लिखित संविधान, ऑप्शन नंबर 3 विधायिका को कार्यपालिका की जवाबदेही, ऑप्शन नंबर 4 स्वतंत्र न्यायपालिका। चलिए तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 विधायिका को कार्यपालिका की जवाबदेही। ठीक है, अब इसमें वर्ड आया है विधायिका और कार्यपालिका, ये क्या होते हैं? विधायिका वो होती है जो कानून बनाती है, जैसे कि संसद। ठीक है, संसद या विधानमंडल ये सब क्या है? ये विधायिका है। कार्यपालिका क्या है? कार्यपालिका जो इसको इम्प्लीमेंट कराते हैं, एग्जीक्यूट कराते हैं। जो एग्जीक्यूटर होते हैं वो जो लॉ बनाने वाले होते हैं उनके प्रति उनकी जवाबदेही होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का एक तत्व नहीं है? जनसंख्या, ऑप्शन नंबर 2 भूमि, ऑप्शन नंबर 3 सेना, ऑप्शन नंबर 4 सरकार। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निवारक निरोध का क्या अर्थ है? पहला ऑप्शन है पूछताछ के लिए हिरासत में लेना, ऑप्शन नंबर 2 पूछताछ के बाद हिरासत में लेना, ऑप्शन नंबर 3 पूछताछ के बिना हिरासत में लेना, ऑप्शन नंबर 4 संज्ञेय अपराध के लिए नजरबंद। तो इसका सही आंसर होगा पूछताछ के बिना हिरासत में लेना। निवारक निरोध में क्या होता है कि आदमी को, किसी व्यक्ति को केवल शक के आधार पर ही हिरासत में ले लिया जाता है, इसमें उसे कोई सजा भी नहीं दी जाती है। आज का सेशन आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिख करके, और जो हमारी कमियां हो उनसे हमें अवगत कराइएगा ताकि हम उसमें सुधार कर सकें। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।